नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं भाई आप सभी को कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक आपकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग ये देख लोगे सब्जेक्ट का नाम, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी भैया आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी वीडियोस को शेयर कर दिया गया है, तो इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि भैया क्वेश्चन यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चनों को ही रखता हूँ जो हमको लगता है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा करके भी आपको दे देगा, देन आप उन सभी को लिख सको। तो सभी भैया एक विशेष सूचना सभी के लिए है कि उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। बहुत ज़्यादा भैया 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो है, तो आप उनको देख लोगे तो आपका जो है 2 से 3 घंटे में सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे अच्छे से। बात करते हैं भाई अपना राइट टू यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री के 2 उपयोग। जब हम लोग TLM की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, तो वहीं पर हम लोग हो सकता है आपसे TLM को छोड़ करके ICT के बारे में पूछ ले, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ ले, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई ICT क्या है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। कहेंगे भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कहेंगे ये क्या करता है, शिक्षण को की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। जो भी शिक्षण कराया जा रहा है उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। क्योंकि भैया TLM में हम बच्चे को चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे को रोचक तरीके से बच्चे को सिखाते हैं, जिससे बच्चा सीखने में रुचि लेता है। और भैया क्या होता है, आसान चीज़ों को करके वो सीखता है। व्यक्तिगत सीखने के लिए प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित होता है बच्चा इंडिविजुअल सीखने के लिए प्रोत्साहित होता है। बच्चा नई नई किताबों से, रंग बिरंगी किताबों से, वर्कशीट के माध्यम से, ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखने में प्रगति करता है और रुचि के आधार पर बच्चा सीखता है, बच्चा स्वतंत्र होता है। तो ये आपके TLM जो थे, TLM में कौन कौन से TLM आते हैं, आपको दृश्य, श्रव्य, ये सभी चीज़ें जो हैं आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सीखने के विभिन्न चरणों को परिभाषित कीजिए। अब मैंने यहाँ पर इसे सीखने के चरणों को ले लिया है। जब सीखने के चरण कहे तो आप कहोगे सर स्टेजेस ऑफ लर्निंग, तो आप 4 चीज़ों को याद रखोगे, अधिकरण, अनुसरण, प्रवाह और सामान्यीकरण। यानी कि आपका जिसको हम लोग अधिग्रहण कहते हैं, जिसी को हम लोग अर्जन कहते हैं, इसके बाद में आपका रखरखाव कहते हैं भैया, और इसी के बाद में हम कहते हैं भाई प्रवाह और सामान्यीकरण। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन सभी चीज़ों की। बात करते हैं भैया अधिग्रहण की, तो कहेंगे नए कौशल या ज्ञान से परिचित बच्चे को कराना। ये चारों जो चरण हैं आपके एक से एक रिलेटेड चरण हैं, जिसमें पहला चरण आपका अधिग्रहण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन, या इसको हम अर्जन भी बोलते हैं। कहते हैं भाई नए कौशल से बच्चे को परिचित कराना। जैसे मान लीजिए बच्चे को अगर हमें साइकिल चलानी सिखानी है, या बच्चे को मान लीजिए हमें लिखना सिखाना है, तो इस कौशल से हम क्या करेंगे, बच्चे को परिचित कराएंगे। सबसे पहले बच्चे को हम उसकी जानकारी देंगे, उसके कौशल से अवगत कराएंगे, और इसके में हम मार्गदर्शन, मॉडलिंग और प्रतिक्रिया के माध्यम से उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें शिक्षण रणनीतियाँ, प्रत्यक्ष निर्देशन, मॉडलिंग और इसका प्रदर्शन करके बच्चे को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। देन जो हमने बच्चे को अभी तक क्या किया था कि बच्चे को नए कौशल से परिचित कराया था, अब हम उस नए कौशल को हम सुनिश्चित करेंगे कि छात्र ने, शिक्षार्थी ने इसके साथ में किस कौशल और ज्ञान को बनाए रखना है। यानी कि जो भी हमने उसको सिखाया, नए कौशल से परिचित कराया, अब रखरखाव में, मेंटेनेंस में उस शिक्षार्थी का कार्य होगा कि वो उस कौशल को बनाए रखे, उस कौशल का हम बार बार अभ्यास करवाएं, उस चरण का हम बार बार अभ्यास करवाएं, जिससे भैया स्वतंत्रता के साथ में बच्चा उस कौशलों को कर सके और नियमित अभ्यास कर सके। इसके बाद में प्रवाह। अब क्या है, जो कौशल बच्चा सीख चुका है उसको हम प्रवाह के साथ में, फ्लुएंसी के साथ में बच्चे को कराएं, बच्चे के कौशल को सटीक और तेज़ी से निष्पादित करें। शिक्षार्थियों का लक्ष्य कौशल को गति, सटीकता के साथ निष्पादित करना और भैया इसको बेहतर करना, कौशल को अधिक स्वचालित करना और शिक्षार्थियों को इसे निष्पादित करने के लिए संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता देना। इसमें समयबद्ध अभ्यास, सत्र का अभ्यास करवाना, बार बार प्रदर्शन को करवाना, त्रुटि को कम करने के लिए केंद्रित प्रतिक्रिया करना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में
हम सामान्यीकरण की बात करें तो मान लीजिए हमने जो भी कौशल बच्चे को सिखाया, वो बच्चा सीख चुका है और बाहर जा कर के वो बच्चा जो क्या करे, किसी भी वातावरण में उस कौशल को पहचान ले, उस कौशल को लागू कर दे, तो वो आपका क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को वहाँ पर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख रखा है, मार्गदर्शन और सहायता के साथ नए कौशल को बच्चे को सीखने के लिए ध्यान पर केंद्रित करना, रखरखाव में कम लगातार सुदृढ़ीकरण के साथ में समय के साथ कौशल को बनाए रखने का अभ्यास, प्रवाह में सटीकता और गति के लक्ष्य रखे और भैया इसको कौशल को स्वचालित करें और भैया कौशलों को विभिन्न रूप से लागू करें और इसको अनुकूलित करें। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट आपका टास्क एनालिसिस हो सकता है, आपसे टास्क एनालिसिस कह दें, या भैया ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण रणनीतियों के बारे में चर्चा कीजिए, शिक्षण रणनीतियों के बारे में चर्चा कीजिए। तब आप भैया टास्क एनालिसिस को लिखोगे, तब आप भैया किसको लिखोगे, तब आप लिखोगे प्रॉम्प्टिंग को लिखोगे, तभी आप लोग फेडिंग को लिखोगे, तभी आप लोग भैया चेनिंग को लिखोगे और तभी आप लोग शेपिंग को लिखोगे। तो शिक्षण की रणनीतियों की बात करें, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो आप क्या करोगे, टास्क एनालिसिस, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, चेनिंग, शेपिंग, इनको आप लोग लिखोगे। और भैया अगर टीचिंग मेथड की बात करें, टीचिंग मेथड की, तो हम लोग प्लेवे मेथड या हम लोग प्रोजेक्ट मेथड, या प्लेवे मेथड क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है या मॉन्टेसोरी विधि क्या है, ये आपके सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 1 जो है ना, यूनिट 1 आपको कम से कम कुछ नहीं 10 से 15 नंबर आपको दे करके जाएगा। 10 नंबर मान लीजिए 10 नंबर जो है वो आपको यूनिट 1 से ही देखने को चीज़ें मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रोजेक्ट विधि हो, चाहे वो मॉन्टेसोरी विधि हो, चाहे वो मल्टी सेंसरी हो, चाहे वो प्लेवे विधि हो, या आपका टास्क एनालिसिस हो, आपका फेडिंग हो, शेपिंग हो, चेनिंग हो, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर टास्क एनालिसिस की बात की है तो हम कहेंगे कि भैया यह एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है। इसके तहत किसी विशेष कार्य या गतिविधि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको विभाजित किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, कोई भी गतिविधि अगर बच्चे को कराते हैं हम, तो हम उसको क्या करते हैं, एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषित करते हैं, देन बच्चे को हम लोग सिखाते हैं। जब हम लोग लेसन प्लान बनाते थे तब हम लोग टास्क एनालिसिस का ही प्रयोग करते थे। तो कहेंगे भाई कार्य का निर्धारण करना, यानी कि सबसे पहले उस कार्य की पहचान की जाएगी और उसका विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद में उसकी सूची बनाना, छोटे छोटे चरणों में उसको बांटना और उसको विभाजित करना। प्रत्येक चरण का क्या करना, विश्लेषण करना। प्रत्येक चरण या उपचरण का क्या करना, विश्लेषण करना। ज्ञान, कौशल, उपकरणों की पहचान करना। और भैया क्रम निर्धारण करना, उप कार्यों को एक तार्किक क्रम में रखना और इससे भैया क्या हो सके, आसानी रूप से कार्य को कर सके और सीखने की विधियों का विकास करना है। अंतिम चरण में इन उप कार्यों को सीखने के लिए प्रभावी ढंग से विधियों का विकास किया जाएगा। टास्क एनालिसिस का उपयोग हम शिक्षण, प्रशिक्षण और कार्य प्रतिक्रिया सुधार में करते हैं। यह आपका। इसके बाद में मूल्यांकन आपसे पूछ सकता है। मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन। अगर आपसे लिखा हो असेसमेंट, तब आप आकलन के बारे में लिखना, और इंग्लिश का शब्द जरूर देख लेना। ठीक है, इंग्लिश का शब्द वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। मूल्यांकन क्या है, तो हम कहेंगे यह एक ऐसी प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसके तहत किसी वस्तु, प्रक्रिया और परियोजना को व्यक्ति के गुण, महत्व और या प्रभाव को मापा जाता है और मूल्यांकित किया जाता है। इसमें भैया इसका उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन के लिए स्पष्ट विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना, मापदंड का चयन करना, यानी कि इसके आधार पर मूल्यांकन करना, डेटा संग्रह करना, मूल्यांकन, जानकारी एकत्रित करना और भैया डेटा जो है उसका विश्लेषण करना। इसमें आपका निरंतर मूल्यांकन होता है जिसको हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और समेटिव इवैल्यूएशन होता है जिसको हम लोग अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। ये दोनों आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो बीच बीच में मूल्यांकन किया जाएगा और सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन से क्या होगा, हम बच्चे के सामाजिक स्वास्थ्य और जो भी नीतियाँ हैं इसको बेहतर कर सकते हैं, सुधारात्मक कदम जो हैं वो उठा सकते हैं। इसके बाद में पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं, रीइंफोर्समेंट की जब बात होती है, पुनर्बलन की जब बात होती है, तो हम कहते हैं जिसका उपयोग व्यवहार को बढ़ावा देने या घटाने के लिए किया जाएगा। भाई कोई भी व्यवहार है उसको अगर हमें बढ़ावा देना है या उस व्यवहार को अगर हमें घटाना है तो उसके लिए हम लोग पुनर्बलन का उपयोग करते हैं। जहाँ पर आप लोग सकारात्मक पुनर्बलन की बात करते थे, जहाँ पर आप लोग नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते थे, ये दोनों पुनर्बलन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए थे।
उसके बाद में आप लोग हम लोग जिसकी बात करते थे, कहते थे भाई बच्चे को हम लोग सज़ा दे करके भी, पनिशमेंट करके भी, अगर कोई गलती कर रहा है उस गलती से हम उसको डांट के भी कार्य करवा सकते थे, और वहाँ से उसका लोप करके भी कार्यों को करा सकते थे। जहाँ पर हम लोग टाइम आउट का प्रयोग करते थे तो वो भी हम लोग बच्चे को करवा सकते थे। ये आपका जो था वो पुनर्बनन के बारे में था। इसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कॉन्क्रीट, आइकॉनिक जो है आपका सिंबॉलिक, इसकी बात होती है। तो हम कहेंगे ठोस प्रतीकात्मक जो इसके चरण हैं इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये कहते हैं जेम्स ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। और भैया इसके विकास के मॉडल में जो था आपका ठोस चरण, विद्यार्थी को प्रत्यक्ष व्यवहारिक और अनुभव प्रदान करना। इसकी विशेषताओं में शिक्षार्थी भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करेगा, उनकी अवधारणाओं को समझने के लिए हेरफेर करेगा, और भैया क्या करेगा, इसकी समझ को विकसित करेगा। इसमें जो रणनीतियाँ बनाई जाएंगी वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से, मॉडलों के माध्यम से, जोड़ों तोड़ों के माध्यम से, और ऐसी गतिविधियाँ जो सामग्री को छूने, हिलाने और इसको संभालने के लिए संपर्क में इनको बेहतर करेंगी। प्रतिष्ठित अवस्था या जो आपकी कॉन्क्रीट आपका आइकॉन कॉन्क्रीट अवस्था, इसमें हम कह सकेंगे भाई दृश्य और सचित्र वर्णों के आधार पर इसका जो है इसके मध्य की ये जो बात होती है इसको हम लोग कहते हैं। इसमें कहेंगे शिक्षार्थियों को वस्तुओं और विचारों की जो प्रतिनिधित्व करने की जो छवियाँ होंगी उसको बेहतर किया जाएगा, ठोस अनुभवों को बेहतर किया जाएगा, अमूर्त सोच बेहतर होगी बच्चे की। हम इसको चित्र, आरेख और चार्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके बाद में प्रतीकात्मक, जहाँ पर हम लोग अमूर्त की बात करते हैं जिसको हम लोग प्रतीकात्मक कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे भाई जो आपका प्रतीकात्मक होगा, हमने भाई कहते हैं अपना प्रतीकात्मक, ये क्या है, अमूर्त प्रतीकों को समझने की जो क्षमता होगी वो प्रतीकात्मक के पास होगी। हम कहेंगे सबसे पहले हमने कॉन्क्रीट पढ़ा, फिर हमने आइकॉनिक पढ़ा, अब हम सिंबॉलिक की बात करते हैं। सिंबॉलिक का मतलब ही होता है कि प्रतीकों और अवधारणाओं को समझना और इसका उपयोग करना, शिक्षार्थी विचारों को समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए भाषा, प्रतीक और भैया अमूर्त सोच का जो है वो उपयोग करते हैं। इसमें कौशल को, तर्क का उपयोग करना, इसमें संख्याएं, अक्षर, सूत्र का उसको शामिल करना, गणितीय जो संकेत हैं वो यहाँ पर आपके शामिल होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती थी। इसके बाद में उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे, आप सभी को पता है वो बच्चे जिनकी मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक स्थिति जो होती है वो कैसी होती, काफ़ी गंभीर होती है। और भैया बच्चों को सामाजिक, शैक्षिक और जीवन की गतिविधियों को हम सहयोग करके जो है इनको बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे हैं, HSN वाले बच्चे होते हैं। इनके लिए हम कहते हैं शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, जिसमें चलने फिरने, बैठने और शारीरिक गतिविधियों को करने की जरूरत होगी। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे जिसमें डाउन सिंड्रोम आ सकता है, ADHD आ सकता है आपका, और मानसिक दिव्यांगता जो है वो देखने को आपको मिलती है। संवेगात्मक और व्यवहारिक विकलांगता में आपका ADHD आता है, जिसमें हम लोग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। सेरेब्रल सेंसरी जो आपकी दिव्यांगता होती है, सेंसरियल दिव्यांगता में आपका दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता जैसी दिव्यांगताएं आपको देखने को मिलती हैं। और भैया चिकित्सकीय देखभाल में आपका एपिलेप्सी आता है, और भैया ये सभी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती है। जहाँ पर हम कहते हैं कि इन बच्चों के लिए अगर हमें सेवाएं देनी है तो सबसे पहले हम लोग IP का योजना बनाएंगे, उसके लिए थेरेपी देंगे, लैंग्वेज थेरेपी देंगे, उनको हम लोग सेवाएँ देंगे, परामर्श देंगे, उपकरण देंगे, और भैया इनका समर्थन करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में हो सकता है आपसे कह सकते हैं कि भाई आपका जैस्पर के बारे में आपसे पूछ ले, या आपसे कह दे कि भाई VBA क्या है, या आपसे ABA क्या है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है, या आपसे कह दे कि भाई CBT क्या है ना, CBT जिसको हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से जानते थे। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और या आपसे भैया पूछ सकता है कि भाई यूनिवर्सल, बहुत इंपॉर्टेंट है, UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इसको मैंने पढ़ाया भी है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक सीखने का तरीका, जो कि हम लोग यूनिवर्सल डिज़ाइन जिसको कहते थे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग अगर बात कर लें आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी पढ़ लीजिएगा, पीयर ट्यूटरिंग भी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। IP के बारे में, IP क्या होगा, ये तो चलिए क्वेश्चन यहाँ आपका आ भी गया कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि IP क्या है, जिसको हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। एक कानूनी दस्तावेज प्रक्रिया है जिसे विशेष शिक्षा सेवाओं की जरूरत के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित होता है कि बच्चे की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत प्रभावशाली योजनाएँ बनाएँ। और भैया इसके लिए इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट आइडिया जो है वो आपका देखने को मिलता है। इसकी जो है मुख्य विशेषताएँ क्या होंगी, बच्चे का वर्तमान स्तर,
के बारे में जानना, उसकी कमजोरी के बारे में जानना, शैक्षिक प्रदर्शन करना और कक्षाओं के बारे में उसकी भागीदारी और विश्लेषण करना। इसमें भैया जो भी वार्षिक शैक्षिक लक्ष्य होगा आईपी में बच्चों के लिए स्पष्ट मापने योग्य वार्षिक शैक्षिक लक्ष्य को निर्धारित करना और भैया लक्ष्य के आधार पर बच्चों की जरूरतें और शैक्षिक बच्चे की प्रगति करना। इसमें भैया जो भी बच्चे की सेवाएं हैं उनको व्यक्तिगत रूप से देना, जो भी सेवाएं और शामिल करना जो बच्चे की शैक्षिक यात्रा को बेहतर कर सके और स्पेशल एजुकेशन थेरेपी और इसकी अतिरिक्त सेवाएं जो है वो दे सके। समायोजन और संशोधन में आईपी जो है यह शामिल कर सकेगा कि कक्षा और परीक्षण स्थितियों में किसको समायोजन किया जा सकेगा और ताकि बच्चा पूरी क्षमता को बेहतर कर सके। इसकी जो भी सेवाएं हैं, समय है, उसकी अवधि को बताया जाए कि भाई कितनी अवधि में हम कितनी सेवाओं को दे पाएंगे और जो स्पीच थेरेपी है ये कितनी बार बच्चे को दी जाएगी, कितनी मिनट के लिए दी जाएगी। हम बच्चे की प्रगति का भी निर्धारण करेंगे। हम कहेंगे भाई माता पिता भी और साथ ही साथ हम मिल करके भी क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे और जितनी भी बच्चा प्रगति कर रहा है उसका निर्धारण करेंगे। बच्चे के लिए टीम दृष्टिकोण बनाएंगे। आपका चाहे स्पीच थेरेपिस्ट हो या कोई भी पुनर्वास पेशेवर हो, माता पिता को लेकर के सभी क्या करेंगे, बच्चे के लिए पुनर्वास की बेहतर प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके बाद में परीक्षण और अध्ययन आईपी जो है एक नियमित अनुसार से हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं और इसमें आपका इसका उद्देश्य होगा बच्चे की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें जो है आईपी के दौरान हम लोग करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपका एरर एनालिसिस यानी कि त्रुटि विश्लेषण क्या है, इस पर भी थोड़ा जल्दी चर्चा कर लेते हैं। और इसको पढ़ाने से पहले हम लोग बात करते हैं टेक की। ये आपसे TEACCH ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 3 में ये आपको मिल जाएगा, यूनिट 3 में आपको ये मिल जाएगा। टेक क्या है, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो हमारा AHD बच्चों के लिए टेक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद में ABC मॉडल इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये तो आप लोगों ने तैयार किया ही होगा, जब आप लोगों ने 4th पेपर दिया होगा तब आप लोगों ने ABC मॉडल को तैयार भी किया होगा। तो हम लोग बात करते हैं एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस को परिभाषित कीजिए। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी कार्य या प्रतिक्रिया में हुई त्रुटियों और गलतियों को पहचानना, विश्लेषण करना और इसकी समझ जो है वो विकसित करना होता है। त्रुटियों के कारणों को समझने में उन्हें सुधारने के उपाय विकसित किए जा सकते हैं और भविष्य में त्रुटियों को बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, त्रुटियों की पहचान करनी होगी। भाई त्रुटियाँ क्या हैं, उनकी प्रक्रिया के दौरान जो भी चरण है उसकी सटीकता से हम लोग समाधान कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि भैया लिपिकीय त्रुटियाँ, गणना की त्रुटियाँ और जो भी प्रतिक्रिया की त्रुटि है वो क्या है। हम लोग कारणों की त्रुटि को जान सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की त्रुटि जो है उसके संभावित कारणों को जान सकते हैं। आखिरकार किन कारणों से बच्चा गलतियाँ कर रहा है, विश्लेषण किया जा सकता है और उसमें उनकी गलतियों को सुधार भी जा सकता है। प्रभाव और आकलन त्रुटियों का कार्य या प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ता है कि इसका मूल्यांकन या चरण या सुनिश्चित करने के लिए मदद करता है कि भैया गंभीर त्रुटि को प्राथमिकता दी जाएगी और भैया सुधारात्मक उपायों का जो भी विकास होगा बच्चे की त्रुटियों के कारण समझने के बाद में उन्हें ठीक करने और भविष्य में रहने से या होने से रोकने के लिए इसको सुधारात्मक त्रुटि का आकलन किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में इसका आकलन किया जाएगा। चाहे वो शिक्षा में हम लोग किसी का त्रुटि का आकलन कर सकते हैं, या उद्योग निर्माण में, या हम स्वास्थ्य देखभाल में, या हम लोग सॉफ्टवेयर विकास में, इन सभी चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रुटि को देख सकते हैं, उसकी समस्या को पहचान सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। त्रुटि विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो निरंतर सुधार और गुणवत्ता को है जो बेहतर करता है और प्रतिक्रियाओं की दक्षता को भी बढ़ाता है। इसके बाद में देखिए भैया, गणित सीखने के लिए आपको कह दिया गया है यहाँ पर, हो सकता है भाई लिखना सीखने के लिए रणनीतियाँ आपसे पूछ ले, हो सकता है पढ़ने की रणनीतियाँ आपसे पूछ ले, तो ये चीज़ें भी आप लोग तैयार कीजिएगा। पढ़ने की रणनीतियाँ भी आपसे कह सकता है, लिखने की रणनीतियाँ भी आपसे कह सकता है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। जैस्पर और लीप और ESDM के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। कहेंगे भाई गणित एक महत्वपूर्ण विषय है जो बच्चों की तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। इसमें बच्चे के लिए हम कह सकते हैं ज्ञान, गणना और अनुप्रयोग जो होता है वो शामिल किया जाता है। बच्चा क्या करता है, संख्या तत्वों का ज्ञान बच्चों को संख्या पहचानने, जोड़ने, तोड़ने और गुणा करने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लैश कार्ड का उपयोग करके हम बच्चों की संख्याओं याद को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि भाई इस प्रकार से 3 और +2 करके 5 कर देंगे। गेम्स और पहेलियों के माध्यम से भी बच्चे को हम लोग गेम्स और पहेलियों के माध्यम से भी उनको लूडो, सांप सीढ़ी के माध्यम से भी जोड़ना और घटाना सिखा सकते हैं। और दैनिक जीवन में भी भाई बहुत उपयोग होता है। पैसे गिनना, समय बताना, रसोई में किसी भी सामग्री को लाना, ये सभी चीज़ें जो है आपके गणित में उपयोगी होती हैं, गणित को बच्चे को सिखाने के लिए उपयोगी होती हैं। सहकारी शिक्षण आपसे यहाँ पर कोऑपरेटिव हमने लर्निंग पूछ लिया, हो सकता है आपसे पीयर ट्यूटरिंग पूछ ले,
है ना। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो कहेंगे भाई सहकारी शिक्षण यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षार्थी छोटे छोटे समूहों में मिलकर काम करते हैं। समूह में कम से कम 3 से 4 शिक्षार्थी होते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की समस्या समाधान करते हैं। ऐसे में टीम वर्क जो है वो विकसित होगा, संवाद कौशल विकसित होगा और सामाजिक इंटरेक्शन को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। छोटे समूह को बनाना, विद्यार्थियों को 3 से 4 छोटे समूह में विभाजित किया जाएगा, उन्हें मिलाकर के काम किया जा सकता है। आपका स्पष्ट लक्ष्य जो है, प्रत्येक समूह को एक स्पष्ट लक्ष्य कार्य देना और भैया उन्हें मिलाकर के पूरा करना। भूमिका निर्धारण में प्रत्येक सदस्य की भूमिका जो है वो बेहतर की जाए, जैसे कि भैया आपका प्रस्तुतकर्ता, या हम कह सकते हैं समूह चर्चा में समाधान करके, समूह का समाधान करके और चर्चा करके इसका मिलान और समाधान खोज सकते हैं और भैया मूल्यांकन का फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग में आती हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एचडी बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, आईडी बच्चे के लिए सीखने के कैसे तरीके बनाए जाएंगे, एचडी बच्चे के लिए कैसे सीखने के तरीके बनाए जाएंगे, और आपके कह सकते हैं कि भाई एसएलडी बच्चे को कैसे हम लोग पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो ये चीज़ें जो है बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए भी थोड़ा सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और सीसीई को भी भैया पढ़ लीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से। इतना भैया हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट था। बाकी आप लोग ने सारा पढ़ ही लिया होगा और हमने बहुत जल्दी से आप लोगों का यहाँ पर रिवीजन करवा दिया। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।